सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम यूपीएससी मेंस जीएस 3 के टॉपिक इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर के मुद्दों को देखने वाले हैं। और इस सीरीज़ का आज ये पहला वीडियो है जिसमें हम सबसे पहले आपको बताएं कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्या करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, ताकि पढ़ने से पहले हमें ये पता हो कि हमें क्या पढ़ना है और यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है और हमारी पढ़ाई किस प्रकार होनी चाहिए, हमारे नोट्स किस प्रकार होने चाहिए। इसमें आपको सिलेबस और आपके जो पुराने प्रश्न पत्र हैं ये आपको हेल्प करने वाले हैं। तो मेरा भी यही तरीका होता है कि जब भी कोई टॉपिक नया शुरू करूँ, उससे पहले मैं ये देखूँ कि यूपीएससी आपसे क्या चाहता है और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा मतलब इसमें पीएचडी करने लग जाएँ और सिलेबस शॉर्ट में, तो उसी प्रकार हमें ज़्यादा चीज़ों को बढ़ाना नहीं चाहिए। शॉर्ट में जो भी रिसोर्सेज आप फॉलो करते हो उनको आपको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप बात करेंगे सिलेबस की। और यहाँ पे जो टॉपिक है ना, आप देखोगे यदि सिलेबस को, तो जैसे टॉपिक में हम देखेंगे, टॉपिक में क्या लिखा है, मुख्य रूप से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे भारतीय जीडीपी के मुद्दे हैं, एग्रीकल्चर के और इंडस्ट्री के मुद्दे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, अभी हम ये करने वाले हैं, ये टॉपिक यहाँ से मतलब इंडियन इकोनॉमी से लेकर इन्वेस्टमेंट मॉडल, ये टॉपिक करने वाले हैं। और इसको करने में लगभग आप मान के चलो कि हमें ये महीना सितंबर महीना हम डेडिकेट कर सकते हैं। ज़्यादा भी इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि हम जल्दबाजी में नहीं पढ़ सकते, आराम आराम से चीज़ों को समझ के पढ़ सकते हैं। और आप में से जो एस्पिरेंट 2023 और 24 के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए लेसन बहुत ही शानदार होने वाले हैं। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक बहुत कम करते हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करा करो, अपने दोस्तों को बताया करो कि यहाँ पे टू द पॉइंट सिलेबस पढ़ाया जाता है। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है, कि किस टॉपिक को हम लेके जाने वाले हैं और कौन सा सिलेबस हमारा है। तो यहाँ पे जो सिलेबस में मुद्दे लिखे हुए हैं, इंडियन इकोनॉमी और इश्यू रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। मुख्य रूप से ये इकोनॉमी के यहाँ पे मुद्दे हैं। आप चाहो तो इनको हिंदी में भी देख सकते हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास, रोजगार से संबंधित विषय। जैसे इसमें लिखा है रोजगार से संबंधित विषय, जैसे अभी भारत के अंदर रोजगार को लेकर क्या चल रहा है, कौन सी योजनाएं हैं, कितनी ग्रोथ रेट इसमें देखी जा रही है, बेरोजगारी दर ज़्यादा देखी जा रही है। ठीक है, ऐसे मुद्दे आपको करंट अफेयर में पता होना चाहिए। यहाँ पर जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए इस सेक्शन से करंट अफेयर से जोड़ के आए हैं। और जो मार्क्स का है, इस सिलेबस को हम लगभग 100 मार्क्स का मान के चल सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये बताते हैं कि 100 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आए हैं। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जीएस 3 के अंदर देखें तो सबसे बड़ा सेक्शन यही है और सबसे अच्छे मार्क्स भी आप यहीं से ला सकते हो। इसके बाद में जैसे सेकंड मुद्दे की हम बात करें सिलेबस की, तो यहाँ पे है इस इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यू अराइजिंग फ्रॉम इट, समावेशी विकास से संबंधित जो मुद्दे हैं, इनके भी कुछ यहाँ से देखे गए। समावेशी विकास और इससे संबंधित मुद्दे या विषय, इनके कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे यहाँ पे समावेशी विकास और इससे संबंधित जो मुद्दा लिखा हुआ है, विषय लिखे हुए हैं, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से हैं। इसके अलावा जैसे गवर्नमेंट बजट की बात की जा रही है, गवर्नमेंट बजटिंग की, तो बजट के अंदर क्या आता है, बजट के अंदर जो भी चीज़ें आती है, बजट कैसे पास होता है, बजट के कितने प्रकार होते हैं, इसके अंदर और भी नए नए जो चीज़ें आती हैं वो भी जैसे बजट के अंदर चर्चा में रहती है, वहाँ से भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मेजर क्रॉप्स में है कि जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, ये सब अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि पहले मेरे क्या ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट रह चुका है, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। और विशेषकर इसके अंदर क्या आता था, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें ऑलरेडी काफ़ी आती थी, काफ़ी अच्छे लेवल की मैंने पढ़ रखी है। तो ये सिलेबस को मैं अच्छे से आपको करवाने वाला हूँ और इसमें आपको पता भी लग जाएगा कैसे हम यहाँ से अच्छे नोट्स बनाएंगे, मॉडल आंसर तैयार करेंगे, तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न क्या होता है, सिंचाई के विभिन्न प्रकार इसमें दिए गए हैं, सिंचाई प्रणाली है, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन, विपणन, इससे संबंधित विषय। और इसके अलावा जो किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, ऐसे क्वेश्चन कई बार आपने देखे होंगे कि कृषि में नवाचार या कृषि में साइंस एंड टेक का प्रयोग, ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स में सब चीज़ें आ गई किसानों से जुड़ी हुई। इसके अलावा जैसे इश्यू रिलेटेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, कितनी प्रकार की सब्सिडीज दी जाती है। इसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी आपने कितनी बार सुना है, प्रीलिम्स के एग्जाम में सुना है, मेंस में सुना है। इसके अलावा पीडीएस जो प्रणाली है, इसके क्या मतलब ऑब्जेक्टिव है, क्या इसके कार्य हैं, क्या इसकी समस्याएं हैं, उसके बारे में। बफर स्टॉक से संबंधित क्वेश्चन है, फूड सिक्योरिटी है, टेक्नोलॉजी मिशन, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, तो पशुपालन से संबंधित जो विज्ञान है उसके भी यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं।
जैसे इस साल अभी क्या चल रहा है आसपास में आपको देख रहे हो, पशुओं से संबंधित कई सारे संकट देखने को मिल रहे हैं। जैसे लंपी वायरस जो है राजस्थान में, गुजरात में या कई राज्यों में देखा जा रहा है। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब सिलेबस में लिखा पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र, तो यहाँ से जुड़ा हुआ करंट अफेयर का क्वेश्चन इस टॉपिक से जुड़ा हुआ आ सकता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि GS3 आपका पूरा का पूरा ये मान के चलना 70% आपका रहेगा करंट पे और 30% रहेगा स्टैटिक पार्ट। यानी आपको स्टैटिक पार्ट भी आना चाहिए, साथ में करंट अफेयर भी आप रेगुलर न्यूज़पेपर या जो भी मैगजीन पढ़ते हो उसको भी कवर कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा जैसे भारत में खाद्य सुरक्षा, खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग है, इसके कार्य महत्व है। ठीक है। आपूर्ति श्रृंखला से प्रबंधन है और भारत में भूमि सुधार, जैसे यहाँ पे भारत में भूमि सुधार लिखा हुआ है, ये सेम टॉपिक GS फेस्ट में भी है। तो जब भी आप पढ़ो तो दोनों को एक साथ पढ़ सकते हो ताकि आपका टाइम बच जाए, नोट्स भी एक साथ बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे भूमि सुधार के मुद्दे थोड़े से अलग टाइप के होंगे, GS फेस्ट में अलग टाइप के हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। और ये कैसे पता लगेगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन GS फेस्ट में आते हैं, किस टाइप के GS3 में आते हैं, तो आप बार बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे देखते रहना। इसके अलावा जैसे इसमें उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, आपने देखा कि हमारे देश में 1991 में उदारीकरण और काफ़ी वैश्वीकरण के मुद्दे और उसमें सुधार देखा गया था, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और औद्योगिक नीति में परिवर्तन, औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, औद्योगिक नीति कब कब परिवर्तन हुई, थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। इसके अलावा बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे, आपने ये देखा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हमारी सरकार कितनी योजनाएं भी बनाती है, कितना निवेश की घोषणा करती है, तो वो मुद्दे यहाँ पे आ सकते हैं। इसके अलावा निवेश मॉडल, मतलब निवेश के क्या क्या मॉडल हो सकते हैं, आपने देखा होगा PPP मॉडल देखा होगा, हाइब्रिड मॉडल देखा होगा। तो इस प्रकार ये हमारा सिलेबस है। तो सिलेबस आपके टेबल पे होना चाहिए और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक एक पॉइंट को उठा लो और अपने नोट्स बनाते जाओ। और नोट्स कैसे बनाने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको गाइड करते रहेंगे कि क्या मतलब किस टाइप के क्वेश्चन UPSC ने 4-5 सालों में पूछे हैं, एक पैटर्न उनका रहता है, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। जैसे हमने अभी सिलेबस देखा और अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर कि किस टाइप की हमें तैयारी करनी है, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसको भी हम देख लेते हैं 4-5 साल के पेपर को। तो जैसे सबसे पहले आ गए हम 2021 का पेपर है, ये आपको होने चाहिए आपके पास, सब आप UPSC की साइट से आप डाउनलोड कर लिया करो, मैंने भी वहीं से किए हैं। ठीक है। और आते हैं मुख्य रूप से क्वेश्चन पत्र पर कि जैसे जो पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP के वर्ष 2015 के पूर्व और वर्ष 2015 के पश्चात परिकलन विधि में अंतर की व्याख्या कीजिए। आपने ये देखा होगा कि हमारे देश की GDP को कैसे आकलन किया जाता है। ये जो टॉपिक है ये आप प्री में जब इकोनॉमिक्स तैयार करते हो अपनी, ये वहाँ से आता है। मेंस में फिर अलग से इसको तैयार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट है। यानी आप जब इकोनॉमी पढ़ोगे तो जो स्टैटिक पार्ट होता है वो कहाँ से कवर करोगे, वो आपको कवर करना है। जैसे प्री में आप जब चीज़ें पढ़ रहे हो, जो भी आप रिसोर्सेज फॉलो करते हो वहाँ से कवर कर सकते हो, तो यहाँ पे मेंस में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अभी हम तो पढ़ेंगे मेंस में ये जो भी टॉपिक है, शॉर्ट रूप में इनको जानेंगे, लेकिन कहाँ से आपको तैयार करना चाहिए, तो ये प्री के साथ ही तैयार होना चाहिए क्योंकि GDP के जो टॉपिक पढ़ते हैं मेंस में बहुत कम आते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आया है, तो ये मतलब शुद्ध रूप से हम कह सकते हैं कि स्टैटिक पार्ट है। ठीक है। स्टैटिक पार्ट भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा जैसे सेकंड वाला है कि पूंजी बजट व राजस्व बजट के मध्य अंतर। अब यहाँ पे जब हम सिलेबस में क्या लिखा हुआ था, देखो सिलेबस भी साथ में देखना, यहाँ पे सिलेबस में ये बात लिखी गई है, बजट की बात लिखी गई है। ये देखो गवर्नमेंट बजटिंग, तो क्वेश्चन कैसा आया, क्वेश्चन आप देख सकते हो कि पूंजी बजट और राजस्व बजट में क्या अंतर है, पूंजी बजट और राजस्व बजट के मध्य अंतर क्या है, इन दोनों बजटों के संगठकों को समझाइए। ये भी क्या है, ये भी जब हम स्टैटिक पार्ट पढ़ते हैं, विशेषकर प्री के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है कि जितना हमें कोशिश करनी चाहिए प्री के समय जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक तैयार करते हैं या जो भी चीज़ें हम तैयार करते हैं प्री के समय कर लेनी चाहिए। मेंस में फिर आपके लिए ये होता है कि बहुत ही कम चीज़ें बचती है। या जो न्यू एस्पिरेंट है उनको मैं कहता हूँ कि आप पहले मेंस का सिलेबस तैयार कीजिए ना। मेंस का सिलेबस बहुत वाइड है, प्री का सिलेबस थोड़ा डिफाइंड उतना नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप मेंस की चीज़ों को पहले पढ़ सकते हो। यदि आप न्यू एस्पिरेंट हो, आपको तैयारी के बारे में सोचना है, आप तैयारी करना शुरू करते हो, तो पहले मेंस का ही तैयार करना। तो ऐसा क्या है, स्टैटिक पार्ट है, ये दोनों स्टैटिक पार्ट है, इसमें करंट अफेयर का कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जैसे हम ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे आपको आइडिया लगेगा कि करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है। तो ये जो पहला वाला क्वेश्चन था GDP वाला है, सकल घरेलू उत्पाद, तो सिलेबस में क्या लिखा हुआ था, सिलेबस में लिखा हुआ था इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यू रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइज रिसोर्स ग्रोथ डेवलपमेंट। ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ, यहाँ से ये क्वेश्चन आया, ग्रोथ का मतलब जो भी GDP ग्रोथ वगैरह है ना, यहाँ से इंडियन इकोनॉमी से जुड़ी हुई यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। इसके अलावा आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें क्या है, देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों ने सीमांत व लघु किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस प्रकार सहायता की है। तो भूमि सुधार टॉपिक क्या है, हमारा कौन सा सिलेबस है, भूमि सुधार।
ये भी आपको साथ साथ में पता होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, ठीक है, ये देखो लैंड रिफॉर्म इन इंडिया मतलब भूमि सुधार से ये तीसरा क्वेश्चन आया है। आगे बढ़े, ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि भारत के जल संकट के समाधान में सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक हो सकती है। तो सूक्ष्म सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई, ठीक है, माइक्रो जो इरिगेशन की बात की जा रही है, ठीक है। ये टॉपिक कहाँ से आया, ये एग्रीकल्चर वाले इस टॉपिक से आया जहाँ से ये बात करता है सिंचाई की। जैसे मेजर क्रॉप, यहाँ पे देखना इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन। तो यहाँ से सूक्ष्म सिंचाई का एक क्वेश्चन आया जिसमें फुहारा सिंचाई आती है, बूंद बूंद सिंचाई आती है, आजकल और भी नई नई चीज़ें आ गई इसमें, ठीक है, ये सिलेबस। तो जो भी क्वेश्चन आप देखोगे, जब बार बार आप रिसर्च करोगे, जैसे मैं आपके सामने अभी रिसर्च कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, तो आपका सिलेबस इसको साफ डिफाइन करता है। सिलेबस में साफ साफ पॉइंट लिखा हुआ है, उसी को जोड़कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दो तरीके से हो सकते हैं कि स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर को जोड़कर। ज़्यादातर क्वेश्चन GS2 और 3 में कैसे आते हैं, करंट अफेयर के ज़्यादा आते हैं। यानी आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो या जो भी मैगजीन पढ़ते हो या जो भी सरकार की योजनाएं आती है, यदि इनको सही से कवर करते हो तो आपकी जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपकी रेंज में होंगे। तो ये आपने देखा होगा, साथ में ये रिसर्च भी होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आते हैं। तो जो अभी हम देख रहे हैं इकोनॉमी और एग्रीकल्चर वाले टॉपिक, छोटे वाले क्वेश्चन 4 आए हैं, यानी 40 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन आए छोटे वाले। अभी आगे देखोगे बड़े वाले क्वेश्चन। इसके बाद में जैसे इसमें साइंस, 5वां क्वेश्चन साइंस का शुरू हो गया, ठीक है, 6ठा इन्वायरमेंट का शुरू हो गया। अब जाते हैं बड़े वाले क्वेश्चन में, यानी जो 250 वर्ड के क्वेश्चन है उसमें आप देखना। तो इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा, 11वां, क्या आप सहमत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल ही में वी आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया। आपने ये देखा होगा वी शेप जो रिकवरी है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी, इतने आर्टिकल इसको लेकर आए थे और इकोनॉमिक सर्वे में भी इसको बताया गया था। तो ये तो आपकी रेंज में था, यानी करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये हमारे टू दी पॉइंट सिलेबस के हिसाब से है, भारतीय अर्थव्यवस्था के हिसाब से। और आगे आप देखोगे तीव्रतर समावेशी आर्थिक समृद्धि के लिए आधारित आधारिक अवसंरचना, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाले टॉपिक से साफ साफ सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे दोबारा से मैं दिखा भी देता हूँ आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट। तो ये इसमें लिखा हुआ है, दोनों दो टॉपिक को जोड़ के भी पूछा गया है इसमें। इसको भी हम मान सकते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दोनों को जोड़ के भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 15 मार्क्स के दो क्वेश्चन अभी मैंने देखे, 30 मार्क्स के हो गए। इसके अलावा फसल विविधता के समक्ष मौजूदा मौजूदा चुनौतियाँ और उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ फसल विविधता के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान कर सकती है। ये देखो साइंस टेक, मतलब साइंस टेक को भी हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं, और फसल विविधता के समक्ष मौजूदा चुनौतियाँ। तो हम सिलेबस में भी देख भी रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो एग्रीकल्चर में नई चीज़ें भी आएगी। जैसे यहाँ आप यहाँ पे देखोगे इसमें ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, या मतलब एग्रीकल्चर में नए नए मुद्दे क्या हैं उनको जोड़ के भी क्वेश्चन इसमें देखे गए हैं, ठीक है। आगे फिर हाँ, ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन आप देख सकते हो, 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से, यानी यहाँ पे 45 मार्क्स हो गए, 45 मार्क्स के हो गए, और उधर आए थे 40 मार्क्स के। तो 2045 में मतलब 85 मार्क्स के ये क्वेश्चन, सॉरी इसमें देखना एक मिनट, एक क्वेश्चन और ऊपर, एक क्वेश्चन 11वां, हाँ ये देखोगे आप 4 क्वेश्चन ये आगे, तो ये हो गए मतलब 15 चौक 60, 60, 40 उधर और 60 इधर। यानी आप ये मान के चलो 100 मार्क्स का आपका जो मटेरियल है या जो क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स वाले मुद्दों से आ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कैसे हमें रिसर्च करना होता है और कहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम देना होता है, किन चीज़ों को पहले प्राथमिकता देनी होती है। ये चीज़ें आपको बता रही है कि क्वेश्चन भी देख रहे हैं, सिलेबस भी देख रहे हैं, ये एनालिसिस होता है, एक अच्छे से एनालिसिस आप लोगों को भी करना चाहिए। जो भी आप टॉपिक करते हो, पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, प्री के पढ़ते हो या मेंस के, ऑप्शन सब्जेक्ट के, सबका यही तरीका होता है, कोई अलग से कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है। आगे हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ जैसे 2020 की बात करें, ठीक है, 2020 की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो पहला ही क्वेश्चन आया है, आप देखना, समावेशी समृद्धि व संपोषणी विकास के परिप्रेक्ष्य में आंतरपीढ़ी और अंतरपीढ़ी साम्य के विषयों की व्याख्या कीजिए। अब ये सिलेबस में साफ लिखा हुआ है, अभी हम सिलेबस देख के आए थे, समावेशी समृद्धि वाला। सेकंड, संभावित जीडीपी क्या है उसको परिभाषित कीजिए, ये भी स्टैटिक पार्ट है, ठीक है, ये स्टैटिक पार्ट है, ये भी थोड़ा सा स्टैटिक प्लस करंट दोनों को जोड़ के हम इसमें कुछ लिख सकते हैं। और आगे है, भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन और विपणन मुख्य बाधाएं क्या हैं, साफ साफ सिलेबस एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है, वहाँ से है। इसके अलावा देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में चुनौतियाँ, अवसर क्या है, और खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर कृषकों की आय में कैसे हम वृद्धि कर सकते हैं। तो ये टॉपिक देखना काफ़ी मतलब साधारण लग रहे हैं। 2021 वाले क्वेश्चन थोड़े टफ थे, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे 2022-23 में आओगे आप, तो क्वेश्चन का जो
लेवल है, काफ़ी टफ होगा, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हम देख भी पा रहे हैं 2021 में काफ़ी टफ और स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे, और यहाँ पे थोड़े से नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं वैसे पूछे गए हैं। तो सेम पैटर्न यहाँ पे कि यहाँ पे भी 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आगे हम जाते हैं बड़े वाले क्वेश्चन में, 11 से देखें तो यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, यानी 8 क्वेश्चन, 20 में से 8 क्वेश्चन किसके पूछे जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर वाले टॉपिक्स हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे कैसे क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण के रूप में विनियोग के अर्थ की व्याख्या कीजिए। उन कारकों की विवेचना कीजिए जिन पर एक सार्वजनिक एक निजी निकाय के मध्य रियायत अनुबंध तैयार करते समय विचार किया जाता है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक्स हैं, निवेश वाले टॉपिक्स हैं, हम देख सकते हैं इसको, इकोनॉमी वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जीएसटी अधिनियम 2017 का एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये आप पूरे क्वेश्चन तो आप अपने से पढ़ना, मैं आपको बता देता हूँ आईडी से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिलेबस से मतलब बाहर नहीं है। इसके अलावा फिर एग्रीकल्चर वाले टॉपिक से कौन सा है कि धान गेहूँ प्रणाली को सफल बनाने के लिए कौन से प्रमुख कारक उत्तरदायी है। इसके अलावा इस सफलता के बावजूद ये प्रणाली भारत में एक अभिशाप बन गई। ये हरित क्रांति से है, एग्रीकल्चर से जोड़ के टॉपिक पूछा गया है हरित क्रांति का। ठीक है, इसके अलावा रिक्तीकरण परिदृश्य में विवेक की जल उपयोग के लिए जल भंडारण सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपायों को सुझाइए। ठीक है, ये माइक्रो इरिगेशन या इरिगेशन वाला जो टॉपिक है वहाँ से इसको पूछा गया है, यानी ये भी सेम हो गया कि 60 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं। तो सेम पैटर्न है कि 100 मार्क्स का आपका यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा यदि हम आगे बढ़ें, 2019 के यदि पेपर देखें तो 2019 के अंदर भी यही सेम पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, कि उन अप्रत्यक्ष करों को गिनाइए जो भारत में जीएसटी में सम्मिलित किए गए हैं, और भारत में जुलाई 2017 में क्रियान्वित जीएसटी के राजस्व निहितार्थों पर टिप्पणी कीजिए। अब देखो, ये उस समय जीएसटी आप जानते हो कि लागू भी हुआ था, काफ़ी चर्चा में रहा था, कौन से करों को जीएसटी में शामिल किया गया था उसी को लेकर पूछा गया था, यानी करंट अफेयर को लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा क्या आप इस बात से सहमत है कि जीडीपी की स्थायी समृद्धि तथा निम्न मुद्रास्फीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है? अपने तर्कों के समर्थन में कारण दीजिए। ये भी क्या कर रहा है, जीडीपी प्लस जो भी मुद्रास्फीति चल रही है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा एकीकृत कृषि प्रणाली किस सीमा तक कृषि उत्पादन को संधारित करने में सहायक है, और जल प्रबलित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में राष्ट्रीय जल विभाजक परियोजना के प्रभाव का सविस्तार स्पष्ट कीजिए। तो ये सामान्य एग्रीकल्चर के ही टॉपिक है, जितने भी आप देखोगे यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले ही टॉपिक है, और ऊपर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर के सेम पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यदि आगे भी हम जाएँ बड़े वाले क्वेश्चन में 11 से लेकर, तो जैसे यहाँ पे ये तर्क दिया जाता है कि समावेशी समृद्धि की रणनीति का आज से एक साथ समावेशिता और धारणीयता के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, वैसे जो टॉपिक देखने को मिल रहे हैं कि मतलब इतना आसान भी नहीं है, इनको यदि आप गहराई से डिटेल से नहीं पढ़ते हो तो इन क्वेश्चन को हैंडल करना उतना आसान नहीं होता। यही कारण है कि जीएस 3 में उतने अच्छे मार्क्स एस्पिरेंट के नहीं देखे जाते हैं। जैसे मैंने भी 4 मेंस लिखे हैं, तो एक बार मुझे 104-5 मार्क्स मिले, उसके अलावा 90 के आसपास ही रहे। तो इसके अंदर वही है कि टू दी पॉइंट, मतलब पहले मेरी भी गलती ये रही थी कि टू दी पॉइंट मैंने भी इतना एनालिसिस नहीं किया था, लेकिन अब की बार जब भी मेंस में बैठने का मौका मिलेगा तो हम पहले से तैयार हैं। काफ़ी गर्मी है पसीना आ रहा है। और आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर उदारीकरण अवधि के दौरान बजट निर्माण के संदर्भ में लोकव्यय प्रबंधन भारत सरकार के समक्ष एक चुनौती है। ठीक है, ये भी व्यय वाले बजट के निर्माण से संबंधित एक क्वेश्चन है। और अनाज वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं? इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण की चुनौतियों के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीति। ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादातर इकोनॉमिक सर्वे बजट में काफ़ी चर्चा में रहते हैं, और करंट अफेयर में भी चर्चा में रहते हैं। तो जब हम तैयार करते हैं इकोनॉमिक्स, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे को भी आपको डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। कहीं से भी अच्छे वीडियो मिलते हैं तो वीडियो देख सकते हो, या आप यहाँ से जो भी सरकार का जो आता है इकोनॉमिक सर्वे बजट, उनको भी आप देख सकते हो। ठीक है, और पैटर्न की बात करें तो सेम पैटर्न वही है कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन आप मान के चलो लगभग वही देखने को मिलेंगे। तो ये हमने 3-4 साल के पेपर देखे हैं, 18 के भी आप देखोगे तो वही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, ऐसे करके आप 7-8 साल के पेपर भी देख सकते हो, लेकिन 4-5 साल के या लेटेस्ट जो 3-4 साल के ये क्वेश्चन पत्र आप देखते हो तो आपको ज़्यादा फायदा मिलता है, और आपको एक नई दिशा मिल जाएगी कि आगे आपको कैसे तैयार करना है। बाकी हम एक एक टॉपिक करके हम तो पढ़ेंगे, जैसे एग्रीकल्चर है, इकोनॉमी वाले जो भी मुद्दे हैं उनको थोड़ा सा गहराई से पढ़ेंगे। थोड़ा इनमें टाइम लगेगा, हो सकता है लेसन एक दिन छोड़ एक दिन आए। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम चाहिए, ऐसा नहीं कि हम ऐसे उठ के पढ़ा दें कहीं से, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा रिसर्च करना होगा, एनालिसिस करना होगा, अच्छे चीज़ों को तैयार करना होगा, नोट्स बनाने होंगे, अच्छे कुछ मॉडल आंसर भी तैयार करेंगे। ठीक है, तो आप बताना आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा।
कमेंट करके बताना। और ये हमारी नई सीरीज़ है, इसमें मतलब आगे से हम अच्छे से जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।